नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उन्हें खास अंदाज में शुभकामनाएं दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वो तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं की रक्षा और राज्य की प्रगति के लिए मिलकर काम करने में उनका साथ है और उन्होंने विजय के अच्छे स्वास्थ्य और उनके सभी प्रयासों में सफलता की कामना भी की और इस संदेश को तमिलनाडु की राजनीति में दोनों नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकियों के संकेत में रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि हाल ही के सालों में कांग्रेस और टीवीके के बीच सहयोग और समन्वय की संभावनाएं बढ़ी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पहले भी दोनों दलों के बीच कुछ राजनीतिक समझौते और समर्थन का भी संकेत मिल चुका है। विधानसभा चुनाव के बीच टीवीके के प्रभाव बढ़ने और कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा समर्थन देने की चर्चाओं ने इस संबंध को और मजबूत बनाया है। वहीं राज्यसभा सीटों को लेकर टीवीके की ओर से कांग्रेस को समर्थन दिए जाने की खबरों ने भी दोनों दलों के रिश्तों को लेकर राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों दल इसे रणनीतिक सहयोग के रूप में देख रहे हैं। वहीं राघव चड्ढा पंजाब में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी नेता नितिन नवीन ने की और इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि इसमें विभिन्न राज्यों की नेताओं की भागीदारी देखी गई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रशासनिक और संगठनात्मक मुद्दों के साथ साथ आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। राघव चड्ढा की उपस्थिति को लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि उनकी पार्टी की ओर से इसे एक मात्र औपचारिकता और सामान्य बैठक बताया जा रहा है। बैठक में शामिल अन्य नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सुझाव रखे। बताया जा रहा है कि यह बैठक समन्वय और नीति निर्माण से जुड़े विषयों पर केंद्रित थी। हालांकि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की एक ही मंच पर मौजूदगी ने इसे और अधिक चर्चाओं में ला दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजन भविष्य की रणनीति और सहयोग की संभावनाओं को भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी होगी और इस बैठक के बाद से आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और भी स्पष्ट हो सकती है। वहीं राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। एक और एसआईटी जांच में कथित तौर पर लापरवाही के संकेत मिलने की चर्चा है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राम मंदिर में 500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राउत ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि दान पेटी में जमा सोना, चांदी, जेवरात और नकदी के गायब होने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो और सच्चाई जनता के सामने आ सके। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा है कि राम मंदिर को लूटने के लिए कोई भी बाहरी आक्रमणकारी नहीं आया, बल्कि बीजेपी नए गजनी की भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा कि यदि आरोपों में सच्चाई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो आज मैंने देखा है कि हमारे जो साथी है संजय सिंह आपके बहुत बढ़िया बात कही है। संजय सिंह जी कहते हैं कि राम जब वनवास में गए तो राम की जो पादुका थी, जूते, उसका रक्षण भरत ने किया, सिंहासन पर रखा। लेकिन बीजेपी वालों ने वो राम की पादुका की ही चोरी की, राम का अस्तित्व तो मिटा दिया। 500 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट में और राम की जो दान पेटी है वो गायब हो गई है। सोना गया है, चांदी गया है, ज्वेलरी गया है। जो चढ़ावे में आया था वो लगभग 500 करोड़ का माल बीजेपी के लोगों ने उसका गबन किया। अब ऐसे लोगों को एसआईटी क्या करेगी? ये सब बीजेपी के लोग हैं। मैं आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी से अपील करूंगा कि राम मंदिर के निर्माण में आपका भी योगदान रहा, हम सबका योगदान रहा। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे
और उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम के तहत केजरीवाल रामलला के दर्शन करने के साथ साथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार अयोध्या दौरे के दौरान उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रह सकते हैं। राम मंदिर में दर्शन के बाद से स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। केजरीवाल का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब राम मंदिर देश की राजनीति और जनभावनाओं के केंद्र में बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह दौरा धार्मिक आस्था के साथ साथ जनसंपर्क के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से दौरे की विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता पवन खेरा ने ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सांसदों और विधायकों की खरीदने की कोशिश की जा रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि इसे ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन कीचड़ कहा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों को विभिन्न माध्यमों से प्रभावित करने और राजनीतिक लाभ के लिए दल बदल को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। पवन खेड़ा के मुताबिक इस तरह की गतिविधियां लोकतंत्र की मूल भावनाओं के खिलाफ है और जनता के जनादेश का अनादर करती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी प्रयास की राजनीतिक और कानूनी स्तर पर मुकाबला करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी से इन आरोपों पर जवाब देने की मांग की है। खेड़ा के इस बयान के बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विभिन्न दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने साल 2007 की तरह एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेला है। मायावती का कहना है कि जब से बसपा ने विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ब्राह्मण समाज को उनके बीएसपी में जुड़ने के ध्यान में रखा है, पार्टी का उम्मीदवार बनना शुरू हो गया है और तब से सभी विरोधी पार्टियों में वो खास करके सामाजिक पार्टी में उनकी नींद जो है वो उड़ा दी है और बेचैनी देखने को मिल रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपर कास्ट समाज और उसमें से खास करके ब्राह्मण समाज को उनके बीएसपी में जुड़ने के ध्यान में रखकर पार्टी का उम्मीदवार बनना शुरू कर दिया है और तब से सभी विरोधी पार्टियों और खास करके समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है, जो कि सन 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम की रिपीट होने की संभावना के तहत स्वाभाविकता की प्रतीक है। बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक भाईचारे के आधार पर बीएसपी से जुड़ने की इनकी तैयारियों को ध्यान में रखकर इन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है और उन्हें बीएसपी के आयरन लेडी नेतृत्व पर पूरा यकीन भी है। बीएसपी की सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह ही हर स्तर पर भरपूर आदर और सम्मान जरूर दिया जाएगा, जो कि इनकी वास्तविकता, चिंता और दूसरी पार्टियों से मुंह मोड़ने का कारण है। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को लॉलीपॉप थमाने की समीकरण को स्वार्थ की राजनीति नहीं करती है, बल्कि पूरे समाज के हित में कल्याण की चिंता करना और अपने संवैधानिक कर्तव्य समझती है और इसीलिए बीएसपी की नीति और कार्यक्रम जनहित और जन कल्याण और अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में भी देश और जनादेश में बेहतर होती है। और ऐसे में मायावती ने एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेला। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर यूपी का सियासी माहौल जो है वो काफी गरमाया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही भड़क उठे। दरअसल कर्नाटक में पार्टी के राज्य इकाई के नए अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के शपथ ग्रहण समारोह में डीके के नारे लगने लगे और इसमें माहौल काफी अजीब हो गया। ऐसे में खड़गे भड़क उठे और नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। इसी बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी उठे और कार्यकर्ताओं को शांत होकर बैठने का इशारा किया। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इशारे करने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता तो शांत हो गए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का पारा तब तक 7वें आसमान पर पहुंच गया। खड़गे ने डीके के नारे लगा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नकारा लोग कहे और याद दिलाए कि ये कार्यक्रम पार्टी का है, ना कि किसी एक नेता पर केंद्रित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए खड़गे ने कहा कि चुप रहो और बैठ जाओ। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे देश तुम्हारे हाथ में आ गया है, बेकार लोग। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं के बीच पिछले दिनों मुख्यमंत्री
की कुर्सी को लेकर लंबी खींचतान देखने को मिली। कांग्रेस मई 2028 के चुनाव से पहले कर्नाटक में चल रही उथल पुथल भरे दौर को पीछे छोड़ना चाहती है। आ अधिकारवन्न अध्यक्षगिरी अधिकारवन्न ಆಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ. पश्चिम बंगाल में बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में टीएमसी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने अदालत में याचिका दायर करके बैंक खातों पर लगी रोक को चुनौती दी है और मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। टीएमसी का कहना है कि बैंक खाते फ्रीज होने से पार्टी के नियमित प्रशासनिक और संगठनात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी ने अदालत से अनुरोध किया कि खातों के संचालन की अनुमति दी जाए ताकि दैनिक गतिविधियों और दायित्वों को निर्वहन सुचारू रूप से हो सके। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत संबंधित पक्षों की दलीलें सुनेगी और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय लेगी। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर एक प्रमुख राजनीतिक दल की वित्तीय गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। टीएमसी ने दावा किया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं मामले में सभी पक्षों की नजरें हाईकोर्ट के आगामी फैसले पर टिकी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि मुस्लिम समाज लंबे समय से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहा है और अब उसे सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेताओं ने कहा है कि प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका तर्क है कि दर्शकों से समर्थन देने वाले समुदाय को नेतृत्व के शीर्ष पद पर भी अवसर मिलना चाहिए। संगठन ने अखिलेश यादव के इस विषय पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए चुनाव से पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की अपील की है और इन मांगों ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में सामाजिक जनप्रतिनिधि और राजनीतिक भागीदारी को चर्चा को और भी तेज कर सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से इन मांगों पर अभी तक कोई भी अधिकारित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इन लोगों को किसी को विधानसभा में भेजने का काम किया मुसलमानों ने, किसी को लोकसभा में भेजने का काम किया। इस तरीके से पूरे अखिलेश यादव के परिवार को मुसलमानों ने नवाजा। अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है। इस वजह से मैंने पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान की घोषणा करें कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो अखिलेश यादव नहीं होंगे बल्कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। वो अपनी ही पार्टी के किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें और उसके चेहरे पर इलेक्शन लड़ें। इन लोगों को वहीं बिहार सरकार ने भूमि संबंधित सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से दाखिल खारिज व्यवस्था में कई नए प्रावधान लागू किए हैं और इन सुधारों का मुख्य लक्ष्य जो है आम लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत देना और भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के खिलाफ बेहतर बनाना है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना और निर्धारित समय सीमा में मामले को निपटारे पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने दाखिल खारिज से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत किया है, जिससे फर्जीवाड़ा और विवादों की संभावितता जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार से आवेदकों को बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय और धन दोनों की बचत होगी। नए प्रावधान के लागू होने से भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव को भी सहयोग मिलेगा और सरकार का मानना है कि इन बदलाव से भूमि संबंधित मामलों को तत्काल समाधान संभव हो सकेगा।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव वित्तीय साल 2026 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और आम जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट जो है वो महिलाओं के लिए रही है, जिसके तहत राज्य में अन्नपूर्णा भंडारण योजना के तहत 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही अब राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफर पूरी तरह से मुफ्त होगा, जिसके लिए विशेष पिंक कार्ड बनाए गए हैं। बजट में महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ने से लगभग 1 लाख नई सरकारी नौकरियों तक कई अहम घोषणाएं की गई हैं। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पहले कर्मचारियों को 18% डीए मिल रहा था, जो अब बढ़कर कुल 38% हो जाएगा और इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा विधायकों का विकास फंड भी 70 लाख रुपए से बढ़कर सीधे 1 करोड़ रुपए का किया गया है। बजट में राज्य में 1 लाख नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि इनमें से 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। सरकार ने विभिन्न विभागों के कामकाज को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का भी फैसला लिया है और इसके अलावा एआई को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष पहल की जाएगी। बजट में एक नए पुलिस डिटेक्शन के गठन और राज्य में 7 नए फायर ब्रिगेड केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आपकी सरकार आपके पास हेल्पलाइन सेवा की भी मजबूत किया जाएगा और गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए चल रही मां कैंटीन योजना का विस्तार भी किया जाएगा, जहां पर मात्र 5 रुपए में अंडा, मछली और अन्य भोजन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वहीं सिविल वेंटिलेटर को ग्रीन पुलिस की वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की गई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल बल्ले हो गई है। ऐसे में बंगाल सरकार में कई बड़े ऐलान किए हैं और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा और 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत नेपाल सीमा विवाद में यूनाइटेड किंगडम की संभावित मध्यस्थता को लेकर दिए गए अपने पिछले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नेपाल किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहता है और ये मुद्दा केवल भारत और नेपाल के बीच बातचीत से ही सुलझ जाएगा। हाल ही के दिनों में दिए गए बयानों में बालेन शाह ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि काला पानी, लिपुलेख और साथ ही कई मामलों में नेपाल के पास ऐतिहासिक और कानूनी सबूत मौजूद हैं और आवश्यक पड़ने पर इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। उनका उद्देश्य केवल ये था कि ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में देखे जा सकते हैं, न कि मध्यस्थता के लिए किसी देश को में शामिल करना। बालेन शाह ने दोहराया है कि नेपाल और पड़ोसी देशों के साथ सभी सीमा विवादों का समाधान बातचीत और तथ्यों के आधार पर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रवाद पर सवाल उठाना गलत है और सरकार अपने दावों को पूरी मजबूती से रखेगी। विवादित क्षेत्र और लिपुलेख और काला पानी पर भारत और नेपाल दोनों अपने दावे करते हैं। फिलहाल ये क्षेत्र भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जबकि नेपाल इन्हें अपना हिस्सा बताता है। भारत की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि ऐसे मुद्दों का समाधान केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही संभव है। वहीं यूजी पेपर को लेकर लगातार विवाद चल रहा है और नीट यूजी परीक्षाओं को लेकर चल रहे चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के प्रमुख ने कहा है कि धोखाधड़ी करने वाले लोग सिस्टम को नहीं हरा सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एजेंसी लगातार सख्त कदम उठा रही है। एनटीए का उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करना है और परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना है। एनटीए प्रमुख ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या फिर गड़बड़ी की सूचना मिलने पर तत्काल जांच की जाती है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीकी और निगरानी व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है, जिससे नकल और धोखाधड़ी की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सकता है। ऐसे में रीनीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच बनी चिंताओं पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एजेंसियां छात्रों के हितों में सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं और परीक्षा से जुड़े सभी निर्माण उपलब्ध कराए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी का मामला अब देश के सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर है। 17 जून को हुई इस एनकाउंटर को लेकर राज्य में सियासी पारा पहले से ही गर्म है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित विपक्षी दलों ने इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने मामले की न्यायिक जाँच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अब इस मामले में अधिवक्ता विकास तिवारी ने
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है और इस याचिका में पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होना बेहद ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इस मुठभेड़ को साफ तौर पर फर्जी एनकाउंटर बताया गया है। अदालत से यह भी गुहार लगाई गई है कि वो मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी पूरी जांच CBI को सौंपने का आदेश जारी करें। याचिका में दलील दी गई है कि स्थानीय पुलिस को प्रभाव से मुक्त होकर मामले का सच सामने लाना होगा। याचिका में केवल जांच एजेंसी बदलने की मांग ही नहीं है, बल्कि घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस नियंत्रण केंद्र पर रविवार को भीषण विस्फोट का मामला सामने आया है, जिससे बड़े पैमाने पर आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और 18 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना उस समय हुई है जब मरम्मत के बाद से गैस प्लांट को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया चल रही थी। जानकारी के अनुसार ये वही संयंत्र है जिससे पहले क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान नुकसान पहुंचा था और हाल ही में इसकी मरम्मत की गई थी। उत्पादन फिर से शुरू करने की कोशिश के दौरान अचानक विस्फोट हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने हादसे की पुष्टि की है और कहा है कि घटना की जांच की जा रही है और राहत और बचाव दल मौके पर लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातों में से एक है। पहले से जारी क्षेत्रीय तनाव और आपूर्ति बाधाओं के कारण स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। वहीं नीट की री परीक्षा में सख्ती के बावजूद इंदौर में ठगों ने छात्रों के साथ फर्जीवाड़ा किया। एक लॉ स्टूडेंट ने छात्रों का पेपर दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की और इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी लॉ का छात्र है, वहीं नीट छात्रों के निशाना बनाकर उससे पैसे ऐंठे जा रहे थे। पुलिस ने शनिवार को रात में उसे हिरासत में ले लिया। इंदौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अक्षय मालवीय वो थाना क्षेत्र के आंगन सकरखेड़ी का रहने वाला है और वो इंदौर के एक लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र है। उसके खिलाफ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच अधिकारियों के अनुसार इस मामले में कानूनी कार्रवाई राजस्थान के कोटा से मिली सूचना के आधार पर की गई। शनिवार को कोटा पुलिस की ओर से ईमेल के जरिए आरोपी की जानकारी साझा की गई, जिसके बाद TI नीरज कुमार के नेतृत्व में SIT ने जांच शुरू की और आरोपी को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी नीट परीक्षा से पहले इंस्टाग्राम पर भ्रामक पोस्ट डालता था और इस पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि उसकी परीक्षा पेपर या फिर विशेष अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। पोस्ट देखने के बाद से कई छात्र उसकी प्रोफाइल में दिए गए लिंक पर पहुंचते थे। पुलिस के मुताबिक लिंक खोलना और कथित पेपर प्राप्त करने के लिए छात्रों से ऑनलाइन भुगतान कराया जाता था। रकम जमा होने के बाद से उन्हें पुरानी सामग्री या फिर एडिट किए गए प्रश्न पत्र भेजे जाते थे। आरोपी इन्हीं दस्तावेजों के नए पेपर के नाम पर प्रचारित करके लोगों को गुमराह करता था। फिलहाल बड़ी कार्रवाई की गई है और नीट के नाम पर इंदौर में फ्रॉड हुआ है और नीट के फर्जी पेपर बेचने वाले युवक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूपी के हरदोई जिले में योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन पुल के लेंटर गिरने के मामले का संज्ञान लिया है और इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद से प्रशासनिक स्तर पर तुरंत ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हादसा हरदोई में नेशनल हाईवे 731 पर निर्माणाधीन पुल पर हुआ, जहां पर लेंटर गिरने से अफरा तफरी मच गई और घटना के बाद से प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये भी कहा गया है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि तकनीकी खामी के कारण हुई ये लापरवाही का परिणाम था या फिर कुछ और। पूरे मामले में कितनी कैजुअलिटी वगैरह और क्या अब आप लोग जो है इसका जांच करा रहे हैं? देखिए, आज सुबह लगभग 10:20 पे सूचना ये मिली जो NH 731 लखनऊ शाहजहांपुर बनाया जा रहा है। इसमें ग्राम सैदपुर थाना बहटागुटी तहसील शाहबाद में जो गर्डर लॉन्चिंग हो रहा था ओवरब्रिज का, उसमें वो डिसबैलेंस होकर कोलैप्स हो गया और ये सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के घायल या दबे होने की सूचना है। इसी क्रम में यहाँ पे कप्तान साहब और मेरे द्वारा यहाँ पे हम लोग निरीक्षण किया
यहाँ पे हम लोग पहुँचे मौके पर तत्काल। यहाँ पे मौके पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स SDM साहब सब लोग यहाँ उपलब्ध थे। जो सूचना मिली है कि दो लोग घायल हुए थे। राहुल पुत्र छोटेलाल जिनको हाथ में चोट आई है और राजेश्वर पुत्र गेंदालाल जिनको सर पे चोट आई है। दोनों को CHC टोडरपुर पे रेफर करके स्टेबलाइज करके उनको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अभी जो गर्डर नीचे गिरा हुआ है उसका भी एक्सकवेशन पर वर्क चल रहा है। ये सूचना नहीं प्राप्त हुई कि कोई कैजुअलिटी है, लेकिन एक्सकवेशन हम करवा रहे हैं कि अपनी अथॉरिटी को और ये देखने के लिए कि और तो कोई किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट न हुआ। जो प्रथम दृष्टया बात ये आ रही है कि जब ये गर्डर लॉन्चिंग होता है तो कंप्रेशन होता है इलास्टोमेरिक इफेक्ट से, जिसके वजह से वो जो क्रेन है वो डिस्टेबलाइज हुई है। प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर जमीन विवाद को लेकर कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर चल रहे विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में स्थिति सामान्य है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं इस घटना की खबर सामने आने के बाद से अभिनेता पंकज त्रिपाठी के प्रशंसकों में भी चिंता देखी जा रही है। जमीन विवाद में हुई झड़प के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पंकज तिवारी के बड़े भाई पर हमला हुआ है, जिसके बाद से ये मामला अब और भी ज़्यादा पेचीदा नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी विवाद में ये हमला किया गया है, कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर हमला हुआ है और ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने छोड़ा पद। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन से सत्ता परिवर्तन की हलचल जो है अब तेज हो गई। ऐसे में इस्तीफे के पीछे का मुख्य वजह जो है अभी निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा देने का घोषणा कर दिया है और ये फैसला जो है बड़ा माना जा रहा है। और फैसला हाल ही के राजनीतिक दबाव, पार्टी के भीतर असंतोष और चुनावी नतीजों में गिरावट के कारण लिया गया है। बताया जा रहा है कि स्टारमर ने अपने बयान में कहा है कि वो सत्ता में बने रहने की वजह देश की राजनीतिक स्थिति को प्राथमिकता देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि नए नेतृत्व के लिए मार्ग तैयार किया जा रहा है और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। लेबर पार्टी में अब नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम ब्रिटेन के परिवर्तन राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत हो सकते हैं और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और किस पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है, क्योंकि ब्रिटेन की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन का असर वैश्विक नीति और संबंधों पर भी पड़ सकता है। आगामी दिनों में पार्टी की अंदरूनी बैठकें और नेतृत्व चुनाव प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। स्थिति लगातार बदल रही है। फिलहाल ब्रिटेन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।